नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फिजियोथेरेपिस्ट मेघना दवे और आप सभी का हार्दिक स्वागत है हेल्थ क्यू चैनल में। हेल्थ क्यू एक हेल्थ अवेयरनेस चैनल है जहां हमारा उद्देश्य है कि हम आपको मोटिवेट कर सके आपके हेल्थ के प्रति। आज के वीडियो में बात करूंगी रिस्ट ड्रॉप के बारे में। रिस्ट ड्रॉप का मतलब है पैरालिसिस ऑफ अ नर्व, जिसका नाम है रेडियल नर्व। ये रेडियल नर्व का काम होता है जो हमारा जो रिस्ट जॉइंट है या हमारा जो हाथ है उसमें जो एक्सटेंशन एक्टिविटी यानी ऊपर की तरफ होने वाली मूवमेंट्स, इसको कंट्रोल करती है रेडियल नर्व। जब इस नर्व में डैमेज होता है तब जो सिचुएशन डेवलप होती है जिसमें पैरालिसिस हो जाता है इन मसल्स का, फोरआर्म के मसल्स का, और जो हाथ है वो आसानी से ऊपर नहीं उठ पाता, उस कंडीशन को हम रिस्ट ड्रॉप कहते हैं। रिस्ट ड्रॉप बेसिकली, जैसे मैंने कहा, डैमेज टू द रेडियल नर्व इसके वजह से होता है। और रेडियल नर्व का काम है हमारे हाथों की एक्टिविटीज, स्पेशली जो हमारा आर्म मूवमेंट, जहाँ पे हम हाथ को कोनी से सीधा करते हैं, ठीक है, हाथ को पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं या फिर हम लोग कोनी से सीधा कर रहे हैं इस तरीके से, रिस्ट को भी हम ऊपर उठा रहे हैं, उंगलियों को भी सीधा कर रहे हैं, फैला रहे हैं, इन सारी मूवमेंट्स में रेडियल नर्व का काम होता है, यानी कि रेडियल नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है इन सारी मूवमेंट्स के लिए। इसीलिए जब रेडियल नर्व को डैमेज होता है तो इन मसल्स में पैरालिसिस हो जाता है, जिसके वजह से इस कंडीशन को हम रिस्ट ड्रॉप कहेंगे। रिस्ट ड्रॉप के बहुत सारे कारण हो सकते हैं या फिर बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। कुछ कॉमन कॉजेस के बारे में बात करती हूँ तो उसमें जो सबसे पहला कॉमन कॉज है वो है रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजुरी, यानी कि जब भी कोई इंसान कंटिन्यूअस प्रेशर दे रहा है इस नर्व पे, जो अक्सर होता है उन लोगों में जो लोग क्रच यानी जो सहारा लेते हैं, जिसको फ्रैक्चर हो जाता है, या फिर जो लोग को चलने में दिक्कत होती है वो स्टिक और क्रचेस का सहारा लेते हैं, उन लोगों में कंटिन्यूअस प्रेशर आता है इस नर्व पे, जिसके वजह से रेडियल नर्व पैरालिसिस हो सकता है। और कई लोगों को आदत होती है कि कोनी पे प्रेशर देके वो लोग लेटते हैं ज्यादा देर तक के, या फिर अगर आप बहुत ज्यादा देर तक के हाथों को पूरा स्ट्रेच करके भी सोते हो तब भी इस नर्व पे खिंचाव आता है, और ये रिपीटेटिव स्ट्रेस कारण हो सकता है रिस्ट ड्रॉप का। इसके अलावा जो दूसरा कॉमन कॉज है रिस्ट ड्रॉप का वो है क्रश इंजरी, यानी कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से या फिर कोई फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो जाए जिसमें पूरा डैमेज जो होता है बहुत ज्यादा तेज प्रेशर या वायलेंस की वजह से, ये सारे मसल्स है इस पर डैमेज हो जाता है, टेंडन्स, नर्व, ये सारे रप्चर हो जाते हैं। ऐसे ड्यूरेशन में भी रिस्ट ड्रॉप हो जाता है। ये भी एक कॉमन कॉज है रिस्ट ड्रॉप का। तीसरा कॉमन कॉज है ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी। ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी, जैसे मैंने कहा, ब्रेकियल प्लेक्सस जो है ये एक ग्रुप ऑफ नर्व होती है, एक गुच्छा समझ सकते हो नर्व का, जो हमारे आर्मपिट एरिया में होता है, यहीं से रेडियल नर्व निकलती है। तो इस जगह पे जब प्रेशर आता है या फिर इस जगह पे खिंचाव या स्ट्रेन आता है तब ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी होती है, जिसके वजह से रिस्ट ड्रॉप हो सकता है। ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी के अलावा जब आर्म बोन यानी हमारा आर्म रीजन है, वहां की जो हड्डी होती है जिसको हम ह्यूमरस कहते हैं, इस हड्डी का जब फ्रैक्चर होता है तब भी जो नस होती है वो या तो खिंच जाती है या फिर कई बार पूरी टूट जाती है, जिसके वजह से रिस्ट ड्रॉप हो सकता है। उन लोगों में जिनको डायबिटीज होता है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, ये दोनों एक सिस्टमिक डिसऑर्डर है जिसके वजह से न्यूरोपैथी होनी कॉमन हो जाती है, और नसों की जो कंडक्शन कैपेसिटी यानी जो नस जिस स्पीड से ब्रेन की मदद से जो हमको मैसेज या सिग्नल्स देते हैं वो स्पीड कम हो जाती है। ऐसे सिचुएशन में भी रिस्ट ड्रॉप हो सकता है। और एक रेयर कारण है रिस्ट ड्रॉप का, वो है लीड पॉइजनिंग। ये बहुत ही अनकॉमन कंडीशन है बट स्टिल इट इज वन ऑफ द कॉज फॉर रिस्ट ड्रॉप। अब ये थे कुछ कारण जिसके वजह से रिस्ट ड्रॉप होता है। अब बात करते हैं कि रिस्ट ड्रॉप कैसे पता चलता है कि ये कंडीशन या ये प्रॉब्लम जो है ये रिस्ट ड्रॉप है और ये क्यों हुई है। तो रिस्ट ड्रॉप में जो सबसे पहला सिम्टम पेशेंट महसूस करेगा वो ये है कि जो हाथ है वो पूरी तरीके से अपना जो रिस्ट है उसको ऊपर नहीं उठा पाएंगे। उनको या तो पार्शियल यानी हल्की वीकनेस महसूस होंगी या कई बार कंप्लीट इनएबिलिटी। अब ये सारा डिपेंड करता है किस लेवल पे या कितनी ज्यादा नर्व को डैमेज हुई है। इसके अलावा पेशेंट को एक खिंचाव सा फ्रंट साइड महसूस होता है, क्योंकि ये सारे जो मसल्स है धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं और ये ओवर एक्टिविटी की वजह से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर भी डेवलप होने लगते हैं। और पेशेंट को जो अपने दिनचर्या के टास्क है, जैसे कि कोई चीज को उठाना, लिखना, चम्मच पकड़ना, ऐसी सारी जो बेसिक एक्टिविटी होती है जिसमें हम हमारे फिंगर्स और रिस्ट का यूज करते हैं, ये सारे अफेक्ट हो जाते हैं और पेशेंट इन सारी एक्टिविटीज को करने में बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस करता है। तब
डॉक्टर के पास जाने पे डॉक्टर जो करते हैं वो है, पहले तो वो आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि उससे कॉज का बहुत ही आसानी से पता चल सकता है। इसके अलावा हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन की मदद से कितने लेवल पे नर्व इंजरी है, और इसमें भी स्ट्रेंथ टेस्टिंग यानी मसल्स की ताकत कितनी है ये चेक की जाती है। उससे पता किया जा सकता है कि कितने लेवल पे नर्व इंजरी हुई होगी और इसका रिकवरी टाइम क्या हो सकता है। अलॉन्ग विथ फिजिकल एग्जामिनेशन कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट दिए जाते हैं, जैसे कि है नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट, EMG टेस्ट, CT स्कैन, MRI, और इसके अलावा फंक्शनल टेस्टिंग जो मैंने कहा था कि जो मसल्स की स्ट्रेंथ है वो चेक की जाती है। इसकी मदद से लेवल ऑफ नर्व इंजरी, इस जगह पे नर्व इंजरी हुई है और कितनी ज्यादा नर्व इंजरी हुई है इसका पता किया जा सकता है। और जब इसका पता कर लेते हैं उसके बाद ही इसका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्प्लिंटिंग। स्प्लिंटिंग का मतलब है कि हाथ को सही पोजीशन में सपोर्ट दे के रखा जाए। अब जो स्प्लिंट्स है ये मदद करते हैं ना ही हाथ को सपोर्टेड रखने में, साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्चर्स जो डेवलप हो जाते हैं, यानी कि अगर हाथ ज्यादा देर तक के ऐसे ही रहेगा तो यहाँ से ये जो सारी मसल्स है ये सिकुड़ने लगती है और एक परमानेंट डिफॉर्मिटी यहाँ पे हो सकती है। इसको प्रिवेंट करने के लिए स्प्लिंट्स की मदद ली जाती है और हाथों को सही पोजीशन में रखा जाता है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिजियोथेरेपिस्ट बेसिकली फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन यानी कि स्टिमुलेशन जिसकी मदद से मसल्स की ताकत बढ़ाई जा सके उसका यूज करते हैं। एक्सरसाइजेस की मदद लेते हैं और स्ट्रेचिंग की मदद लेते हैं ताकि जो हाथों में फ्लेक्सिबिलिटी और ताकत ये दोनों बनी रहे और धीरे धीरे इसको बढ़ाई जाए। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम होता है हाथों के फंक्शंस को इम्प्रूव करना। जैसे मैंने कहा था कि जब रिस्ट ड्रॉप होता है तो हाथ के फंक्शंस भी अफेक्ट हो जाते हैं, पेशेंट अपने दिनचर्या के काम आसानी से नहीं कर पाते। ऐसे ड्यूरेशन में ऑक्यूपेशनल थेरेपी की एक्सरसाइजेस की मदद से पेशेंट्स को ट्रेन किया जाता है कि वो अपने हाथों को किस तरीके से हर एक एक्टिविटी में यूज करें। और आखिरी ट्रीटमेंट है सर्जरी। सर्जरी तभी ऑप्ट की जाती है जब ये सारे जो मैनेजमेंट ऑप्शंस मैंने कहे ये काम नहीं कर रहे हैं, या फिर जो टेस्ट हुई है उसमें क्लियरली पता चलता है कि जो नर्व है इसमें कंप्लीट डैमेज हो चुका है या फिर नर्व कंप्लीटली टियर यानी फट चुकी है। ऐसे सिचुएशन में नर्व को जोड़ना जरूरी होता है और उसके बाद रिहैबिलिटेशन शुरू किया जाता है। आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस शेयर करूंगी जो आप कर सकते हो अगर आपको माइल्ड टू मॉडरेट लेवल का रिस्ट ड्रॉप यानी कि रेडियल नर्व इंजरी हुई है तो। इसलिए बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी। तो यही आज का ये वीडियो खत्म करते हैं और आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।